आज हमारे साथ देखिए 8वें वेतन आयोग पर बात हो गई। अब हमारे साथ पूर्व जो फॉर्मर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे सुभाष चंद्र गर्ग साहब, वो थे हमारे साथ मौजूद। उन्होंने बताया कि क्या गणित बैठ सकता है, कितने वेतन में वृद्धि हो सकती है। लेकिन अब इसी मुद्दे को और समझाने के लिए हमारे साथ नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के विजय कुमार बंधु साहब जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए कर्मचारी वर्ग की भी बात जो है वो सुननी पड़ेगी, उनका क्या रिएक्शन है ये जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले विजय कुमार बंधु साहब, आपका बहुत स्वागत है मनी 9 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपके हाथ में चोट लगा हुआ है क्या विजय बाबू? जी हाँ, फ्रैक्चर हो गया है। वो कैसे? 8वां वेतन आयोग गिर तो अब दे दी सरकार। दे रही है, लेकिन इसी जैसे फ्रैक्चर हुआ है, उसी फिटमेंट फैक्टर ना गड़बड़ हो जाए वहाँ का 8वें वेतन आयोग का, जी जी तो जी दोनों जी गड़बड़ हो जाएंगे। जी जी जी। सबसे पहले विजय बाबू, अब चूंकि चर्चा को स्टार्ट करते हैं, अभी जस्ट हमारे साथ सुभाष चंद्र गर्ग साहब थे, उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है 8वें वेतन आयोग को सरकार ने मंजूरी दे दी है। आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि आपसे पहला रिएक्शन ले रहे हैं। बजट में सोच रहा था मैं कि सरकार ऐलान करेगी, बजट का इंतजार भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन उसके ठीक पहले 8वें वेतन आयोग को के गठन को जो मंजूरी दे दी है सरकार, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सरकार ने घोषणा की है, स्वागत योग्य है, हम भी उसका स्वागत करते हैं। परंतु 2-3 चीज़ें इसमें जो आई हैं, अभी जो कर्मचारियों के बीच में घूम रहा है। पहली बात तो संसद में कई सदनों में लोगों ने माननीय सांसदों ने उठाया था, तो सरकार ने सीधा मना कर दिया था। जबकि पहले क्या होता था कि सदन में कोई बात कही हुई, वो अक्षुण्ण मानी जाती थी। वो कहा जाता है कि सदन में कह दिया गया तो अब उससे बड़ी बात क्या है? फिर भी सरकार ने वहाँ मना किया, सदन के बाद उन्होंने घोषणा कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि इस देश में अगर चुनाव ना हो तो लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। शायद दिल्ली चुनाव 8वां वेतन आयोग में एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन फिर भी मैं स्वागत इसलिए कर रहा हूँ कि चलो किसी बहाने आया तो कम से कम। लेकिन अभी जो कर्मचारियों के बीच में सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि क्या 8वां वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्या होगा? क्योंकि वो बहुत कुछ निर्धारित करेगा। अगर वो 3 के नीचे रहा तो लोगों का मानना है कि बहुत कुछ लाभ होने की स्थिति में नहीं होगा। 3 प्लस होता है फिटमेंट फैक्टर, पीपी पीपी, एफएफ, तो फिर वो कुछ फायदेमंद हो सकता है। जी और अगर सरकार महंगाई दर को ध्यान रखे तो महंगाई दर इस समय जो 6.21 है, अगर ग्रामीण और शहरी अलग-अलग करेंगे तो अंतर हो जाएगा, लेकिन एक संपूर्ण जो है 6.21 है। तो महंगाई को रेशियो को देखते हुए अगर सरकार उस पर कोई ठोस और गंभीर प्रयास करती है तो निश्चित रूप से 3 के प्लस के ऊपर जाएगा। अगर जी नहीं करती है, सिर्फ उसको देना है कि चलो 8वां वेतन आयोग भी दे दिया गया और लोगों के अंदर संदेश भी चला गया, लेकिन मिलने वाले को लगा कि यार फिर मिला क्या है? क्योंकि मैं आपको बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। प्लीज एक बताइए। आम कर्मचारी की भाषा में, छठा जी वेतन आयोग में जो उसकी वेतन वृद्धि हुई, हम्म। 7वें में नहीं हुई। सबसे तगड़ी हुई थी। आपको यहीं रोकना चाहूंगा विजय बाबू, मेरे पास टेबलॉइड पूरा टेबल है। देखिए पहला जी, वेतन आयोग जो आया था उस समय न्यूनतम वेतन था मात्र 55 रुपए, वृद्धि हुई थी जी, 14.2%। दूसरा वेतन जी, आयोग आया तो जो न्यूनतम वेतन था वो 55 रुपए से बढ़कर 80 रुपए पे आया, और उसमें जब वृद्धि हुई थी तो वो 20.6% की हुई थी। तीसरा वेतन आयोग आया तो न्यूनतम वेतन जो है 80 से 196 रुपए का हो गया, और उसमें उस समय भी जो वृद्धि हुई वो 20.6% की हुई। चौथा वेतनमान जब आया तो 196 जो था न्यूनतम वेतन वो सीधे बढ़कर 750 रुपए हो गया। अगर वृद्धि वाइज देखें तो 27.6%। पांचवा जब आया वेतन आयोग तो 750 रुपए से जो न्यूनतम वेतन था वो बढ़कर 2550 रुपए हो गया, और वृद्धि देखें तो 31% की हुई। और जो छठे वेतन आयोग की आप जो जिक्र कर रहे हैं, 2550 रुपए से सीधे बढ़कर न्यूनतम वेतन जो है 7000 रुपए पर चला गया, और जो वृद्धि हुई थी अक्रॉस कभी ऐसी नहीं हुई, 54% की वृद्धि हुई थी। और 7वें वेतन आयोग में तो आपको पता ही है 18,000 हो गया था न्यूनतम वेतन, वृद्धि मात्र हुई थी 14.3%। ओवर टू यू विजय बाबू, हमने आपको सब डेटा बता दिया। जी। तो इसी इसी डेटे पे जो है चर्चा हो रही है कि ऐसा ना हो कि हम 7वें की तरह फिर पा भी जाएँ और वो वृद्धि भी ना आए। और अगर महँगाई दर की बात मैं आप करूँ, तो हमेशा चाहे जो वेतन आयोग आया है, श्रम जो शक्ति वाले लोग होते हैं, जिनको श्रम शक्ति कहिए, चाहे मज़दूर हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, जो श्रमवादी वो रहते हैं, हमेशा महँगाई के नीचे ही पाया है वो, महँगाई से ऊपर नहीं पाया है। जबकि वेतन आयोग का मतलब होता है कि हम उस समय की वर्तमान परिस्थिति और फिर अभी हम चर्चा आज के डेट में कर रहे हैं।
अभी ये जनवरी 26 से शुरू होगा, तब तक के बीच का जो रेशियो होगा, क्योंकि उसको भी कवर करना हमको पड़ेगा। हम आज के रेशियो से अगर देते थे तब भी हमारा नुकसान होगा। तो हमारा बस इतना निवेदन है कि कम से कम वेतन आयोग आया है, उसकी खुशियां, उसकी बधाइयां, उसको धन्यवाद है, लेकिन कम से कम 3 से प्लस रहना चाहिए। 3 से अगर नीचे आता है तो उसका कोई बहुत मायने नहीं रखेगा, ये है। दूसरा एक जो बड़ा सवाल कर्मचारियों के बीच में घूम रहा है, वो ये है कि भई हम वेतन आयोग आ गया, मिल गया, लेकिन हमें एक वेतन मिलता है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं, हमें उसका अदा कई जगह देना। जैसे एक दिन ऐसे चर्चा हो रही, दूध वाला कह रहा है, सर अब तो 8वां आने वाला, 100 रुपए लीटर दूध होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास आ रहा है तो वो पब्लिक नहीं आया जा रहा। नहीं, पहले से ही महंगाई बढ़ने की बात हो रही है। 70 रुपए जो दूध मिल रहा है वो क्या कम है कि अब 100 रुपए लीटर चाहिए? जी, नहीं मतलब हमारे कहने का मतलब कि अगर कर्मचारियों, कभी-कभी लोग कहते हैं नहीं कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया तो हमें क्या? उससे जुड़ी हुई पूरा समाज होता है, पूरा अर्थव्यवस्था उसी से होती है। ऐसा नहीं कि कर्मचारी के मिला तो पैसा सिर्फ अपने घर में रख लिया, उससे चीजें होती हैं। लेकिन अभी अगर क्रय शक्ति की मैं बात करूं, तो आज की डेट में जो क्रय शक्ति है एक कर्मचारी की, जो मैंने महसूस किया, वो लगभग 2012 वाली है क्रय शक्ति। मतलब उससे बहुत बड़ी नहीं हुई है। हम 24 जरूर आ गए, लेकिन क्रय शक्ति के मामले में हम पिछड़े हुए हैं। पिछड़े इसलिए हैं कि इनकम का रेशियो उस तरह से नहीं बढ़ा जिस तरह से बढ़ना चाहिए था। तो ये सवाल है और इसी को लेकर के कर्मचारी उधेड़-बुन में है। हाँ, वर्तमान सरकार आंकड़ों की बढ़िया बाजीगर है। अब वो दिखा भी देगी, बता भी देगी, मिलेगा कितना ये सवाल है। जी। देखिए ना, कमेंट आप जैसे ही आए कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई। अमरजीत साहब कह रहे हैं कि देखिए मिनिमम तो 2.28 हम लोग को रिक्वायर्ड है। अजीत पहाड़ी जी कह रहे हैं कि देखिए सरकार जो है फिटमेंट फैक्टर ये सरकार 2.0 से नीचे ही रखेगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, बिल्कुल, ये आशंका है लोगों को। ये आशंका है कि अभी जो अनुमान लगाया जाए कि 2.86 है, लेकिन ये अभी अनुमान ही है, क्योंकि अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी उस पर कोई काम भी नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ घोषणा अकेले हुई है, उसका अभी अध्यक्ष बनेंगे, समिति बनेगी, फिर समिति रिपोर्ट देती है। फिर एक चीज़ और है, 8वें या कोई भी वेतन आयोग में, नहीं, आगे आप अगर बढ़िएगा कोई विजय बाबू। ये समिति वाली जो बात है आप भी कह रहे हैं, रेल मंत्री साहब उस दिन भी जब 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर रहे थे कि गठन की घोषणा जो कर रहे थे उस समय वो भी बोले कमिटी होगा, उसमें मेंबर होगा। आपसे समझना चाहेंगे, हमें तो समझ में आता नहीं, आपको लोग सुनना चाहते हैं, आप चूंकि माहिर हैं, बताइए क्या होता है कमिटी, कौन कौन लोग होते हैं मेंबर में? देखिए अब वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कमेटी में रखती, किसको नहीं रखती, उनके ऊपर। हाँ, लेकिन मेरा इसमें एक सुधारात्मक सुझाव जो था कि जब भी कोई भी कमेटी बने, जिसके लिए बने, उसके प्रतिनिधि जरूर होने, जैसे वो अपनी बात तो रख सकें कि भाई वेतन आयोग मान लीजिए कर्मचारियों के लिए बनाया जा रहा है। अब कर्मचारी प्रतिनिधि अपनी बात वहां रखे, अपनी बात कहे, इसलिए उसको भी एज ए प्रतिनिधि रखना चाहिए। आप मानिए न मानिए वो आपका अधिकार है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कम से कम वो अपनी दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी बात कह सके, अपनी हक मांग सके। ये नहीं होता, ये दिक्कत होती है। उसमें वो लोग शामिल हो जाते हैं जिनका उस ग्राउंड लेवल के जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो उसका नुकसान है, उससे वो वाजिब नहीं होते हैं। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि आप किसी को रखें, सरकार का अधिकार है वो, लेकिन जिनके लिए आप रखें उनको जरूर उसमें शामिल करें, जिससे हम बेहतर रिजल्ट दे सके। हाँ, ये भी बात सही है कि आयोग की बात सरकार माने न माने, ये सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। आयोग को बहुत सारा रिपोर्ट दे दे, सरकार नहीं मानना चाहती है तो नहीं मानेगी, वो उसकी स्वतंत्रता है, वो उसका अधिकार है। जी। अब आते हैं गणित पर, चूंकि आप गणित के माहिर हैं विजय कुमार बंधु साहब, आप बताइए कि अब क्या न्यूनतम वेतन जो है, मैंने तो आपको पहले से लेकर 7वें वेतन आयोग का जो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम था और कितनी वृद्धि हुई ये भी बता दिया। अब आपसे लोग जानना चाहते हैं कि कितना हो जाएगा मेरा न्यूनतम वेतन? अब अगर जो 2.86 की संभावना जताई जा रही है, जिस पर कहा जा रहा है, जिस पर अवलोकन या संभावना जताई जा रही है कि मेरी तो बात 18,000 ही हुई न्यूनतम थी वेतन विजय है। कुमार बंधु बाबू, मेरी बात हुई थी इनसे, शिव गोपाल मिश्रा साहब से भी हुई थी जिन्होंने मुलाकात की। वो भी कह रहे हैं कि 2.86 तो होगा विशाल जी। तो अगर वो अनुमानित जो बताया जा रहा है अगर होता है, तो उनके हिसाब से करें कि 18,000 वाला जो न्यूनतम वेतन है वो 51,480 पहुंच जाएगा। अब ये सारी आंकड़े हैं, ये संभावनाएं हैं। अगर 2.86 से नीचे आया तो फिर उसका आंकड़ा तो फिर और नीचे आ जाएगा। तो ये भी संभावनाएं हैं। अब ये आयोग काम करना शुरू करे, सुझाव मांगता है या प्रतिनिधियों को रखता है, वो अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, कर्मचारी प्रतिनिधि होने नाते, कि कम से कम
3% से प्लस ही होना चाहिए, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। अदरवाइज फिर वो एक आंकड़े की बाजी होगी और हम बोलेंगे हमने दे दिया और हमको लगे कि हमने ले लिया, बस इतना ही होगा, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। मान लीजिए बंधु साहब की 3.0 जो मिल जाएगा फिटमेंट फैक्टर, तो उसमें बाद कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, उसका भी जरा कैलकुलेशन बता दीजिए, लोग तो सुनना चाह रहे हैं आपको। देखिए, अगर वो 3+ होता है तो निश्चित रूप से 18,000 न्यूनतम वेतन वो कहीं आसपास 55+ ही रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा। और कर्मचारी यही उम्मीद भी कर रहा है। मैं बताऊं आपको, जो कर्मचारी है वो 8वां वेतन आयोग को बहुत बारीकी से देख रहा है, बहुत इंतजार कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्विस में आए। एक तो ऐसे पेंशन जैसी व्यवस्था छीन ली गई है, इनसिक्योर हो गया है, वो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा रही नहीं गई है, तो अब उसके पास ले दे के वेतन ही रहेगा। वेतन में भी 10% एनपीएस में कटवा देना है, वो भी घूम करके कहीं सरकार के पास ही चला जाना है। तो उसके पास उम्मीद के अलावा, आशा के अलावा कुछ बचा भी नहीं है, वो सारी चीजें छीनी ली गई हैं। जी जी। आप कह रहे हैं कि पेंशन में वाला लफड़ा जो है, तो यूपीएस में तो सरकार गजट लेकर चली आई विजय बाबू, वो भी अब बजट से देखिए, पहले। अब देखिए, अब गजट क्योंकि आ गया तो अब बहुत सारी क्लियर चीजें हो गई। जैसे आज हम 8वें वेतन आयोग पे अनुमान लगा रहे हैं, आशंका कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं, अभी तो इसको, लेकिन अभी जो गजट आ गया, नोटिफिकेशन आई जो उससे यूपीएस का, पहले अब समझाइए उसमें कि गजट क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो आपसे एकदम जी विस्तार से आसान भाषा में समझना चाहते हैं। जी 5 महीने पहले देखिए, इसकी घोषणा हुई थी, वो भी रेल मंत्री जी साहब ने ही किया था कि सरकार जो है जी ना ओल्ड जी पेंशन स्कीम ना न्यू पेंशन स्कीम, एक नई तरह की पेंशन स्कीम लाएगी, जिसका नाम रखा जी कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 5 महीने के बाद जी उसका आज गजट का नोटिफिकेशन हो गया, तो क्या ये प्रक्रिया होती है, इसको समझाइए। जी, देखिए, कोई भी सरकार होती है तो किसी चीज़ पर अगर उसको काम कदम उठाना है तो पहले वो एक प्रॉपर उस पर काम करती है, काम करने के बाद भी कैबिनेट से पास कराती है। तो 24 अक्टूबर 24 को जो आया तो वो कैबिनेट का फैसला था कि हाँ, हमें यूपीएस लाना है, तो वो एक फैसला हो गया। अब वो फैसले कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या देना होगा, क्या लागू होगा, वो सारा डिटेल्स आता है, वो नोटिफिकेशन में आता है। इसीलिए गजट में। नोटिफिकेशन के पहले एक संभावनाएँ रहती हैं कि ऐसा होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी लिए बता दूं, मैं उस समय भी टीवी चैनलों बैठा, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, लगातार 3 दिन तमाम सारे चैनलों पर बड़ी बात रखी और मैंने आशंका व्यक्त की थी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने जो आशंकाएं व्यक्त की थी वो रिटेन में सरकार ने नोटिफिकेशन में जारी कर दी। बिल्कुल वही बात जो हम सबको आशंका थी, वही हुआ नोटिफिकेशन में। पॉइंट वाइज और समझाइए जो जो आशंकाएं हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब ओपीएस से एनपीएस में लाए थे, तब भी इसी तरह की उदाहरण, इसी तरह कैलकुलेशन सरकार ने दिया। और सरकार देते समय ये बात कही कि एनपीएस में ओपीएस से ज्यादा पैसा मिलेगा। ये बाई आंकड़ा उन्होंने दिया था। जैसे आज नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा तो 3-4 आंकड़े उन्होंने दिए हैं, ऐसे होगा, फिर इतना मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे सेम एनपीएस के समय था। लेकिन उसका लास्ट में रिजल्ट क्या निकला, वो बिल्कुल पूरा फेल हो गया। फिर कितना मिला लोगों को, 500, 800, 1200, 1800 रुपए आया। अब आप कल्पना करिए, किसी किसी संस्थान में कोई आदमी 20 साल 30 साल काम करे और उसके बाद उसकी तनख्वाह 60,000 रुपए मान लेते हैं और वो 1200 रुपए की पेंशन पाएगा। न किसी सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, न आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है। वो बिल्कुल था। और एनपीएस की वाहवाही भी इससे कई गुना ज्यादा हुई थी और 20 साल उस पर सरकार कायम रही। सरकारें, मैं कहता हूँ कि एक पार्टी की वो पार्टी की बात नहीं करना चाहता, सरकारों की बात मैं करना चाहता हूँ कि सरकारें आई और गई और उसी पे कायम रही। इसका मतलब जो हम लोगों ने चिल्लाते रहे कि एनपीएस ऐसी है, अगर आपने यूपीएस लाया, इसका मतलब आपको पता चला कि खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं, तभी तो आप लाए। आप स्वीकार किए इसको, इसका मतलब हम सारे लोगों की बातें जो हम लोग लड़ रहे हैं ओल्ड पेंशन के लिए, यानी कि आपने स्वीकार किया। अब स्वीकार करने के बाद आपको और अच्छा करना के बजाय, ओपीएस देने के बजाय आपने एक और उसमें डाल दिया कि नहीं 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 नहीं, नहीं ओपीएस नहीं, एनपीएस नहीं, यूपीएस आएगी। अब वो और बढ़िया शानदार होगी। और मैं आपको यूपीएस की कहानी थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। प्लीज बताइए, दरअसल जो आसान भाषा में आम भाषा बताइएगा में, कि लोगों को समझ में आ जाए। मैं बहुत आम भाषा में बताऊं यूपीएस क्या है। आपको मैं एक कहानी के माध्यम से, जो अपने दर्शक हैं उनको भी समझना चाहिए। एक व्यक्ति पूड़ी की दुकान लगाता था और 5 रुपए पूड़ी बेचता था। लेकिन महंगाई बढ़ी तो उसको भी लगा कि हमारी कास्ट आ रही है, उतना हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उसने कहा कि 10 रुपए मैं पूड़ी कर देता हूँ तो ठीक रहेगा। लेकिन उसको डर था कि जनता जो आई, हमारी ग्राहक आएगा, खाएगा, वो नाराज भी होगा, 5 रुपए से सीधे 10 रुपए। लेकिन अब उसकी भी मजबूरियां रही होंगी।
जब सिलेंडर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से पूड़ी पे भी असर आएगा। तो उसने कहा कि 10 रुपए करते हैं, तो लोगों ने इतराज किया, नहीं नहीं 10 रुपए नहीं, 10 रुपए नहीं, गलत है, कैसे है, अभी 5 में फिर आप 10 दे रहे हैं। तो आपस में लड़ाइयां होने लगी। तो वो गया, जब क्योंकि अकेला था, दुकानदार अकेला होता है, ग्राहक ज्यादा होते हैं, तो सब लड़ने लगे। तो आदमी जब जो कमजोर होता है तो वो संविधान को ढूंढता है, कानून को ढूंढता है, पुलिस को ढूंढता है, राजा को देखता है, मुख्यमंत्री को देखता है। तो जब कमजोर हुआ तो उसने कहा कि मैं राजा के पास जाता हूँ। तो राजा के पास गया, तो राजा से कहा कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसी सी है। तो राजा ने उसको डांटते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो, किस तरह के व्यापारी हो तुम, 10 रुपए क्यों कर रहे हो, उसको 20 रुपए करो तुम। अब दुकानदार भी खुश हुआ कि तो राजा कह रहा है 20 रुपए कर देते हैं। तो 5 से सीधे 20 रुपए। लग तो रहा था डर उसको कि अभी 10 पे तो मान ही रहे, 20 पे कैसे होगा, लेकिन उसको लगा, उसको बल मिल गया कि राजा कह रहा है। और राजा ने कहा और वो आकर के 20 रुपए का लगा दिया वहां पर कि भाई पूरी अब 20 रुपए मिलेगी। अगले दिन और ज्यादा पब्लिक उससे नाराज हो गई, ग्राहक उसके नाराज, यार तुम 10 की बात करे 20 कर दिया। कहा नहीं देखो हम इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते, आप खाना खाइए नहीं ना खाइए। अब और उसमें दोनों में हुई, तो दोनों लोग राजा के दरबार में गए। तो राजा क्योंकि बहुत समझदार है, बुद्धिमान था, तो उसने कहा क्या मामला है। तो उसने कहा साहब 5 रुपए की पूरी इन्होंने 20 रुपए में कर दिया। तो राजा ने दुकानदार को डांटते हुए कहा कि तुम नालायक हो, ऐसी तुम्हारी हिम्मत मेरे रहते हुए, इसको 15 रुपए करो, इसको 15 रुपए करो। जनता ताली बजाने लगी कि वाह वाह 20 रुपए की चीज तो राजा ने कहने से हो गया, कम हो गया, 15 रुपए में हो गया। जनता भी लेकिन खुश असली हो गई। कहानी तो ये है ना कि 5 वाला पूरी 15 रुपए में बिकने लगा। वही मैं आ रहा था कि अब जनता भी खुश हो, ताली बजाई, दुकानदार भी खुश हो गया। और लास्ट में राजा ने उससे कहा कि जो 5 बढ़ा हुआ, तुम तो 10 चाह रहे थे ना, जो 5 बढ़ाओ इधर दे देना, इलेक्टोरल बॉन्ड में चला आएगा। तो वही यूपीएस बिल्कुल वही है, सेम वही है। चिल्लाया किसी ने, लाभ कितना चाहिए था, कौन ले गया, फायदा कौन हुआ, खुद सारे लोग हो ताली बजा दिए। यूपीएस सेम वही प्रोसीजिंग है और कुछ नहीं। जी जी। अब कुछ खामियों पर भी बात कर लेते हैं, पॉइंट वाइज बताइएगा विजय कुमार बंधु बाबू कि क्या खामियां आपको लग रही है गजट में, नोटिफिकेशन जो आ गया उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या दिक्कतें हैं, और जिसका विरोध भी हो रहा है। मैं देख रहा हूं तमाम अखबारों में जो आर्टिकल्स जो छप रहे हैं, यूपीएस का विरोध शुरू हो गया है, लोग कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। नहीं, अभी तो एनएमओपीएस, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको हमारा पूरा ऑल इंडिया संगठन है, कल परसों हम लोगों ने अपील किया था और कल पूरे देश में यूपीएस को लिख करके उनकी प्रतियां जलाई गई, पूरे देश में हुआ और परसों कॉलिंग हुई और कल हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, भारत बहुत बड़ा देश है। उसके बाद भी लोगों का गुस्सा था और सफल रहा, देश के कोने कोने में, अपने कार्यालयों में, स्कूलों में, कैंपसों में लोगों ने किया और उसका व्यापक असर आप दिख रहा होगा, सारे मीडिया चैनलों में भी और तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब जगह चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि मेरे जैसे आदमी के मेरे संगठन की अपील पर पूरा देश खड़ा हुआ। इसका मतलब उनकी समस्या थी, उनका दर्द था, इसलिए वो खड़े हुए। नहीं, परसों भारत जैसे बड़े देश में परसों अपील हो और कल वो कार्यक्रम सफल हो जाए, छोटी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है। दर्द वो लोगों को निकल के आया सामने। और रही बात खामियों की, तो मैं आपको बहुत मोटा-मोटा मैं बताना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। पहली बात तो ओपीएस का कोई विकल्प नहीं है। ओपीएस जैसी सामाजिक सुरक्षा न एनपीएस थी, न यूपीएस है। उसके कारण एनपीएस की सारी खामियां हमने बता दी है। मैं यूपीएस की बता रहा हूं। एनपीएस तो बुरा था ही, उसी बॉडी के द्वारा, पीएफआरडीए बिल के द्वारा इसको भी गवर्न होना है। और मैं बार-बार कह रहा हूं, पीएफआरडीए जो बिल बनाया गया है, जो वो पाइपलाइन है, वो प्रदूषित है। उस पाइपलाइन में चाहे आप पानी डालें, चाहे आप उसमें तेल डालें, चाहे उसमें गंगा जल डालें, चाहे अमृत डालें, वो प्रदूषित ही निकलेगा। वो पाइपलाइन ही गड़बड़ है। पीएफआरडीए बिल को भंग करना पड़ेगा, उस व्यवस्था को बंद करना पड़ेगा, तभी कर्मचारियों को ठीक से उसका लाभ मिल पाएगा। पहला पॉइंट इसमें क्या किया, जो एनपीएस की खामियां तो पूरी खामियां हैं। उसके अलावा इसमें और क्या हो गया, मैं बताना चाह रहा हूं। पहला पॉइंट कि एक बार जो यूपीएस ले लेगा, वो दोबारा किसी व्यवस्था में शामिल नहीं हो सकता। ये लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और उसमें एक 11वें पॉइंट पे एक लाइन लिखी हुई है, 11वां बिंदु जो उसमें डाला है, उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ अगर आप अपनी तुलना करते हैं या उदाहरण पेश करते हैं, ये भी आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है, मेरे साथ कमियां हुई है और उसी बेस में, उसी आधार पे कोई व्यक्ति उसका अलग लाभ ले रहा है और हम उसको उदाहरण स्वरूप देंगे, भाई देखिए ये है, तो कहता नहीं, ये आप नहीं कर सकते। एक बार तो एंट्री कर गए तो निकल नहीं सकते। खामियां, आप समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार का हनन है।
.11 मौलिक अधिकार का नहीं, जो समानता का अधिकार है। अगर किसी का वेतन विसंगति गड़बड़ है, दूसरे का सही है, उसी लेवल पे है, तो क्यों नहीं बोलेगा कि साहब इनका इतना है, मेरा इतना है, क्यों ऐसा है? तो उसको दुरुस्त किया जाता है, उसको सही किया जाता है कि हाँ ठीक है, खामियां हो, इसको पूरा करेंगे। पहली बात तो आप उसमें चले गए तो दोबारा वापस नहीं आ सकते। दूसरा, आप अपनी समानता के मौलिक अधिकार को यूपीएस में आपने खो दिया। तीसरा, एनपीएस में संघर्षों के बाद निकासी की कुछ व्यवस्था थी, इसमें 1 पैसे की निकासी नहीं है। चौथा, गिनते जाइएगा, 20 साल का जो फुल जी। पेंशन का अधिकार था, उसको आपने 25 साल कर दिया। लोगों की नौकरियां बहुत देर में मिल रही हैं, या पेपर लीक से लेकर वैकेंसी से लेकर रिजल्ट तक आने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सारी वैकेंसी जा रही हैं। उसमें सारा कुछ आदमी का बहुत सारा समय जा रहा है। 25 साल किसी की सर्विस नहीं होगी, इसका मतलब फुल पेंशन का अधिकार नहीं होगा, और सरकार ने इसको चालाकी से किया है। बहुत सारे लोग 25 साल की सर्विस पूरा नहीं करेंगे, लेट नौकरियां जो पाए हैं वो अपने आप फुल पेंशन से बाहर हो जाएंगे। अगर कोई पा भी जाता है तो सरकार ने एक और अच्छा बांड लगा दिया कि आपको 10 साल से न्यूनतम, अगर 10 साल हो जाती है तो हम न्यूनतम 10,000 देंगे। ओल्ड पेंशन में भी 9,000 थी, 1,000 रुपए बढ़ा करके आप हमको इतना बड़ा दिखा रहे हैं, जैसे लगता है कि हमारा पूरा भाग्य आपने बदल दिया है। तो 9,000 तो ओल्ड पेंशन में भी थी, तो आप हमको 9,000 वाली ओल्ड पेंशन वाली दे दीजिए, न्यूनतम वाली। क्या दिक्कत है आपको, क्यों आप बढ़ाना चाहते हैं? दूसरा, 25 साल के ऊपर की जो सर्विस है वो काउंट नहीं होगी। कोई ने 28 साल नौकरी कर दी, फिर उसके लिए आपका क्या सूत्र है? वो कह रहे हैं 25 साल का ही सूत्र लागू होगा। 3 साल का कहां जाएगा पैसा, कहां ले जाएगा? बीआरएस को लेकर के बहुत बड़ी जो चैलेंज आ रहा है, और अर्धसैनिक बल खास करके, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसको ध्यान से सुनेंगे। अर्धसैनिक बल जनरली क्या होता है, उनकी नौकरियां कठिन होती हैं। हम आप यहाँ ताली बजा के तिरंगा लहरा देते हैं, लेकिन जो कश्मीर के बॉर्डर पर जो मौसम की विपरीत परिस्थितियों में वो तमाम सारी प्राकृतिक समस्या, व्यवहारिक समस्याओं से जूझ करके लड़ता है, वो क्या कहता है कि अगर 20 साल की मेरी सर्विस हो जाती और मेरा फंड आ जाता, मेरी पूरी पेंशन हो जाती, तो मैं बीआरएस लेके घर चला जाता। थोड़ा परिवार के बीच, अपने बच्चों के बीच में रह लेता, खेती कर लेता, दुकान खोल लेता, कुछ भी कर लेता, थोड़ा हम अपने परिवार साथ जी लेते। ये उस व्यवस्था में था। सबसे पहली मार इस देश के अर्धसैनिक बलों पर पड़ेगी 25 साल वाले। 25 साल की सर्विस नहीं पूरी होगी, अगर किसी की पूरी भी हो जाती है, लेकिन एक और बड़ा नुकसान जो होने जा रहा है, कोई व्यक्ति 55 साल में मान लीजिए बीआरएस ले लिया, तो इसमें यूपीएस में क्या है कि आपने बीआरएस ले लिया, ठीक है, आपकी 25 साल सर्विस पूरी हो गई, ठीक है, हम आपको फुल पेंशन देंगे, लेकिन कब देंगे? 60 साल बाद, मतलब 60 साल की उम्र पर। जब आप 60 साल पूरा कर लेंगे तो 55 से 60 यानी कि 5 साल उसको गैस सिलेंडर नहीं भराना है, उसको बच्चे की फीस नहीं देना है, उसके तमाम खर्चे नहीं है। मतलब वो इंतजार करे बैठ करके कि हाँ अभी 60 साल जब पूरा करेंगे तो फिर हमको पेंशन आएगी, तो हम अपने बच्चे की फीस भरेंगे। कौन सा स्कूल है 1 महीने बाद दूसरे महीने उसको निकाला नहीं जाएगा? कितनी बड़ी। और इसको इसलिए मैं तार्किक बात कह रहा हूं, हमारे यहाँ लोकसभा, हमारे यहाँ विधानसभा लड़ने की उम्र है 25 साल, कि कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में विधानसभा लोकसभा लड़ सकता है, और एक बार एमएलए बन गया, एमपी बन गया, यानी कि 30 साल बाद वो हट गया, 5 साल मान कार्यकाल पूरा कर लिया, तो उसको पेंशन आप कब देते हैं? कब देते हैं? उसे कहते हैं कि 60 साल इंतजार करना, फिर पेंशन हम देंगे। तो वो 31वें साल फुल युवा जब होता है तो उसको पेंशन आप देने लगते हैं। सांसद और एमपी एमएलए 30 साल का हो जाएगा, और अगर 5 साल पूरा कर लिया तो पेंशन हम दे देंगे, लेकिन कर्मचारी 60 साल का इंतजार करेगा। क्या अद्भुत योजना है, क्या शानदार योजना है, अमृत काल का योजना है। यूपीएस पूरी तरह से खराब है। अगर एनपीएस घोटाला था तो ये महा घोटाला है, एनपीएस छल था ये तो महा छल है। हमें वही रद्दी वाली, पुरानी वाली, कम वाली हूबहू ओपीएस दे दीजिए। जी, जी, और आपका समर्थन भी कर रहे हैं। सुब्रता जी कह रहे हैं कि एक तो 25 साल बाद वीआरएस जाने पर पेंशन शुरू होगा, और 60 साल से बाकी के 8 से 10 साल क्या खाएगा आदमी। वीआरएस वाला मामला क्या है विजयवर्गीय बंधु बाबू, वो भी समझाइए। नहीं, वीआरएस बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इनके नियम अनुसार अगर 25 साल उसने सर्विस कर ली, लेकिन उसकी उम्र मान लीजिए 55 साल है, तो 55 साल में वो वीआरएस लेना चाहता है कि भाई हम वीआरएस लेकर अपने घर जाना चाहते हैं। तो उसने बीआरएस तो ले लिया, लेकिन पेंशन उसको वहां तत्काल बीआरएस के बाद नहीं शुरू होगी। वो कह रहे हैं जब अभी उम्र 60 साल पूरा करना, क्योंकि हम पेंशन 60 साल बाद देंगे। तो 5 साल, वही तो मैं बता रहा था कि 5 साल वो क्या करेगा, क्या खाएगा, परिवार क्या खिलाएगा, अन्य जिम्मेदारियां कैसे निभाएगा? ये तो मतलब गजब का तरीका अपनाया है सरकार ने। जी।
हरीश जी पूछ रहे हैं सर आपसे कि कोरोना काल का जो अनपेड डीए है वो भी तो ऐड होना चाहिए, 18 महीने के डीए एरियर वाली बात उठा रहे हैं ये। बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी और संवेदना के साथ कहना चाहता हूँ। सरकार ने कोरोना काल के 18 महीने का डीए ना दे करके कोरोना काल में जो वॉरियर्स बोले गए कि ये योद्धा हैं, ये योद्धाओं को आपने युद्ध में तो झोंक दिया, लेकिन जब उनको पेट की पूजा करने का मामला आया तो आपने काट दिया। क्यों भाई? 18 महीने का डीए आपने क्यों रख लिया? हम तो कहते हैं कि 18 महीने का वेतन डीए और प्लस उसको पुरस्कृत करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल पूरी मानवता, पूरे देश के लिए सबसे खतरनाक, हम लोग की लाइफ में सबसे खतरनाक दौर था, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय था। उस दौर में सरकारी कर्मचारियों ने हम अपनी सेवाएं से देश की और मानवता की सेवा की, और उसी सेवाओं के दौर में आपने डीए हमारा रख लिया। जब आपको पुरस्कृत करना था तो आप हमें पनिश कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? और ये पूरे देश के जन-जन कर्मचारियों में है। जब आदमी अपने माँ-बाप को छोड़ के भाग जाता था, याद करिए वो दौर, जब लोग अपने लोगों को छोड़ चले जाते थे, उस समय नर्स, उस समय डॉक्टर्स, उस समय यही सरकारी कर्मचारी वही देश को, मानवता को बचाने का काम किया। और आपने कोरोना काल का डीए आपने रोक लिया, और तालियां आप अपने लिए ले रहे हैं, श्रेय आप अपने लिए ले रहे हैं। मरा हमारा सरकारी कर्मचारी। मैं लखनऊ में हूं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लखनऊ के डीएम साहब उस समय लिखते रह गए, तमाम प्राइवेट अस्पतालों को खोलिए, 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 जरूरत है आपकी इस समय। किसी ने नहीं खोला। वही बलरामपुर अस्पताल, वही लोहिया अस्पताल, वही पीजीआई, वही केजीएमयू, वही काम करता रहा, वही संस्थान सरकारी, वही सरकारी कर्मचारी काम करता रहा। बहुत दुखद है, ये तो बहुत पीड़ा है। जी। अनुराग गुप्ता लिख रहे हैं सर कि आने वाला 10 साल को देखते हुए सरकार को फिटमेंट फैक्टर देना चाहिए, ये ना कि अभी अल्प अवधि के हिसाब से कुछ दे दिया। बहुत संशय है लोगों के मन में विजय बाबू। देखिए, मैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई आप जब 26 में आप देंगे, तो आप ऐसा तो नहीं कि आप 1 साल के लिए दे रहे हैं, क्योंकि वेतन आयोग 10 साल बाद आता है। तो इस आधार पर लोग कह रहे हैं कि आपने मान लीजिए 26 को दे के कर दिया, तो हमारा तो अब गया, अब वो 10 साल उसी पे तय कर देंगे आप। तो 10 साल तो स्वाभाविक रूप से भाई वो करेगा। संशय है, बहुत बड़ा संशय है, खासकर इस सरकार से बहुत ज्यादा संशय होता है, क्योंकि ये किसी मंच पे जाकर कह देते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, और वही कोरोना वॉरियर्स का डीए 18 महीने का खा जाते हैं। जी, जी। मैं अभी पूर्व सेक्रेटरी साहब से भी बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि देखिए 1 जनवरी 2026 से विशाल 8वें वेतन आयोग के गठन को तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन 10 महीने पहले भले ही इसकी घोषणा हो गई हो, लेकिन जब से ये बनेगा उसमें 10 से 15 महीने का समय लगेगा, क्योंकि कमेटी बनेगी, मेंबर्स जो आएंगे उनका चुनाव होगा। कम से कम 2 साल, अगर हाँ, पूरे टाइम की बात करें 2 साल कम से कम लगता है, मतलब 2 साल उसको चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो वो तो कह रहे थे कि जून जुलाई 2025 के आसपास, सॉरी जून जुलाई 2026 के आसपास वो आएगी रिपोर्ट, उसके बाद मिलेगा। तो फिर वो डीए वाला मामला आ जाएगा, 1 जनवरी 2026 से लेके उतने का डीए का एरियर, फिर वो एरियर वाला मामला भी जुड़ता चला जाएगा। और कमेटी भी मैं बता दूं आपको, कमेटी अभी किसी राज्य का चुनाव जब होगा तभी गठित हुई होगी, उसके पहले कमेटी भी नहीं गठित होगी। किसी राज्य का जब चुनाव होगा तो फिर गठित की जाएगी। चुनाव पे ही करना है। जी, जी, जी। एक और सवाल आ रहा है विजय जी कि मैं 18 वर्ष में पैरामिलिट्री में भर्ती हुआ, 25 साल की सेवा करने के बाद 43 साल की उम्र में वॉलंटरी रिटायर्ड हो जाऊंगा, तो मुझे पेंशन कब मिलेगा? इसका जवाब जरा जब आप 60 वर्ष के होंगे तब, यूपीएस के अनुसार। जी, 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 जी। तो अनुराग गुप्ता कह रहे हैं कि मिनिमम जो फिटमेंट फैक्टर है 2.28 होना चाहिए। और भी बहुत सवाल आ रहे हैं सर, कोरोना काल वाला तो हम लोगों ने ले लिया है। कुछ और भी आप ऐड करना चाहते हैं सर विजय कुमार बंधु बाबू, ताकि फिर हम लोग रैप बस करें? मैं 2 ही बात कहना चाहता हूँ। एक तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार कर्मचारियों को अपना दुश्मन न माने, वो सरकार के आँख नाक कान होते हैं। सरकार की जितनी योजनाएं होती है, उस सरकारी कर्मचारी ही उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। तो आप उसको अपना अभिन्न अंग मांगते हुए उस ढंग से, उस नेचर से आप इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो बेहतर रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि 3+ जाएगा। ये हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। अपने साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका मामला है, आपको ही सचेत होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। और जब भी
संगठन आह्वान करता है तो उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मानिए कि जो कुछ मिला है वो संघर्षों से मिला है। 8वां वेतन आयोग भी आया, लेकिन अगर लोग दबाव न डालते, संघर्ष न करते, प्रेशर न बनाते तो शायद ना आता। तो आप ऐसे ही पुरानी पेंशन के लिए साथ देते रहिए। एक दिन ऐसा भी दौर आएगा इस देश में कि हम लोग ओल्ड पेंशन के हकदार होंगे, क्योंकि हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आज भी पुरानी पेंशन दी जा रही है, तो देश क्यों नहीं दे सकता? जी, बहुत शुक्रिया विजय कुमार बंधु साहब, आपने भी अपना कीमती समय मनी9 को दिया। तो देखिए, इस चर्चा का जो सार अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग चर्चा की शुरुआत की कि पूर्व जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सुभाष चंद्र गर्ग साहब, उनसे हम लोगों ने पूरे मामले को समझने की कोशिश की कि देखिए 8वां वेतन आयोग के लाने के पीछे की मंशा क्या है सरकार का। फिर उनसे गणित भी जाना और उसके बाद जो सब तमाम बातें इकोनॉमी बजट पर भी उनसे हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद जो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नीचे धरातल पर, तो हमारे जो कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु बाबू से भी राय ली, उनको भी जोड़ा लाइव में, उनसे भी समझने की कोशिश की, यूपीएस पर बात की, बजट पर बात किया। हालांकि जो रोष है उसको दूर करने की कोशिश करेगी सरकार, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इसीलिए अब इस चर्चा को विराम देते हैं। कल भी हम लोग 8वें वेतन आयोग और बजट को लेकर आपसे जुड़े रहेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।